4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 बेसिक जो फोर्सेस हैं वो डिस्कस हुए थे, which is gravitational, electromagnetic, strong nuclear force, weak nuclear वीक force. न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर। हाँ, और उसके बाद मुझे याद है मैंने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, which was frame of reference. याद है? यस। यस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने क्या बताया था कि जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर जहां पर लोकेटेड है वो उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। जिस प्लेस पे ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जहां पर ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का, जहां जिस प्लेस पे ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो बेसिकली आप जहां पर भी हो वो आपकी क्या है, प्लेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस प्लेस पे आप हो वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इसका डेफिनेशन वगैरह तो मैंने नहीं लिखाया था, लेकिन खाली से बताया था कि जहां पे आप हो वो जगह को आप बोलेंगे आप आपका क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, लुक एट दिस स्क्रीन। ये सपोज ऑब्जर्वर है, ये आदमी दिख रहा है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, दिस पर्सन इज अ ऑब्जर्वर। अगर ये एग्जाम्पल, अगर ये जो ऑब्जर्वर है लिफ्ट के अंदर है, इट इज इनसाइड द लिफ्ट, तो सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो लिफ्ट है। लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ने के लिए, टू स्टडी इट साइंटिफिकली, क्या करना होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो पर्सन है ना वो अपने आसपास ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस का एक सिस्टम बना लेता है। दिस इज ऑल इमेजिनेशन। इस पर्सन के साथ हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच कर लेते हैं, और जो पर्सन है वो खुद ओरिजिन पे होगा। द पर्सन हिमसेल्फ विल बी एट द ओरिजिन। तो अभी जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना, ये एक्स वाई जेड एक्सिस को मिला के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई जेड जो है, मतलब ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इनको यूज करके वो अपनी रीडिंग्स वगैरह नोट करेगा। तो ये जो भी रीडिंग्स नोट करेगा, जो भी मेजरमेंट करेगा, जो भी चीजें ये नोट करेगा, वो ये एक्स वाई जेड एक्सिस के रेफरेंस में करेगा। तो ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस हमने बना लिया ना इसके साथ, इसको भी एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, दिस एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम। ठीक है, तो और बोलने के लिए आप ऐसा बोलोगे कि एक्स वाई जेड एक्सिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रखो कि अगर ये पर्सन लिफ्ट के अंदर है ना, तो लिफ्ट वॉइस ब्रेक हो रहा है हो गया। सर, ठीक है, यस सर। अब मैं आपको आज क्या करता हूँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस सर, अभी नहीं हो रहा है, अभी पहले हो रहा अभी था। बराबर है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। स्टूडेंट अब देखो वॉइस क्लियर है क्या? अब क्लियर है वॉइस? यस। यस। ठीक है, स्क्रीन ब्लर हुआ। अभी स्क्रीन ब्लर हो गया। Yes. करूँ क्या मैं? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, अब स्क्रीन भी क्लियर है और वॉइस भी क्लियर है, दोनों? यस। यस। ठीक है, तो अभी चलो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। अभी तो मैं ये बोल रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैं अभी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, राइट डाउन, इसमें लिखो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame of reference is the coordinate system. The frame of reference is the coordinate system attached with observer, attached with observer or object, attached with observer or object, and it is used for
It is used for taking the readings. It is used for taking the readings. Okay. So ये एक डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली बस एक ही चीज याद रखो, वापस बोल देता हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विथ अ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट. It's a coordinate system attached with observer or object, and it is used for taking the readings. Yes, sir, done. तो देखो डेफिनेशन आप याद कर लोगे, इसमें कुछ नहीं, लेकिन मतलब खाली समझना जरूरी है. सिंपल वर्ड्स में आप इतना याद रखो कि आप जहां पे भी आप हो ना, वो आपकी खुद की फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, ठीक है. अब देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, दो टाइप के होते हैं. There are basically two types of frames of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की होती है, मैं भी बता देता हूं दोनों. पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझा देता हूं मैं. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम क्या होती है ध्यान से देखो. हाँ, लुक एट दिस डायग्राम. सपोज ये एक बस है या कोई भी व्हीकल है, इसके अंदर आप देखो, अंदर आप हो, यहाँ पे देखो, दिस इज यू सपोज. तो कहने से आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कहने से वो बस है. इज इट योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Yes. हाँ, तो ये जो बस है वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है. अगर ये बस सपोज मूव कर रहा है, ठीक है, अज्यूमिंग कि ये बस मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी, अगर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी, है ना. और हो सकता है ये मूव नहीं भी कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है तो फिर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी. तो वेलोसिटी जीरो होगी या फिर नॉन जीरो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी वेलोसिटी, इधर जीरो और नॉन जीरो. इसकी जो भी वेलोसिटी है ना, अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, लेकिन जो भी वेलोसिटी है अगर वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी फुल्ली कांस्टेंट है. तो कहने से ये जो फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो ऐसी फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ना, अगर वेलोसिटी जीरो है सपोज, तो भी वो कांस्टेंट है, मतलब जीरो है तो वो जीरो ही रहेगी आगे भी. वेलोसिटी जो भी है, भले जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी, जीरो भी है तो भी, लेकिन वो अगर कांस्टेंट है, जीरो है तो फिर कंटिन्यूअसली जीरो ही है. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसी फ्रेम को क्या बोला जाता है, इनर्शियल. सर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा ना? हाँ, इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा ना. आई कैन से दैट फ्रेम इज हैविंग नो एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो आई कैन से ये जो फ्रेम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम. देखो इस फ्रेम का मैं एक और नाम रख सकता हूं, इट्स अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम. एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है. इस इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है मैं आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम. थोड़ा आगे इसको बाद में देखेंगे डिटेल में. नेक्स्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब ये इनर्शियल का उल्टा होगा ना, और क्या होगा. सपोज ये जो बस है, इस बस के अंदर आप हो, तो बस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ यू, ठीक है. अब जब ये बस चल रही है ना, लेट्स से दिस बस इज मूविंग, इसका जो वेलोसिटी है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली व्हाट, चेंजिंग. अब वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, या हो सकता है कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, या दोनों में भी चेंज हो रहा है एक साथ, वो मुझे नहीं मालूम है. लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है एनी हाउ, अगर ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो ऐसी फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम इज दैट whose velocity is continuously what changing. अब आपको ये मालूम है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है इस फ्रेम में. सो इन दिस फ्रेम एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, और आई कैन से इट इज अ एक्सेलरेटेड फ्रेम.
ये कौन सी फ्रेम है? एक्सेलरेटेड। तो देखो सिंपल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम आर एक्सेलरेटेड and I'm repeating, non-inertial frames are accelerated and the non-accelerated frames are inertial. Inertial is same as non-accelerated. Non-inertial is same as accelerated. Clear with this example जो मैंने बताया, समझा अभी? Yes. तो देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, लेट्स से आप फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करते हो ना, तो मतलब आप ऑब्जर्वर हो, यू आर द ऑब्जर्वर। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आप खुद को सोचना पड़ेगा कि मैं कहां से सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। आप बोलेगे सर मैं तो घर पे बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब ऑब्जर्वर कहाँ पे, वो थोड़ा सोचना पड़ता है। कभी कभी कार के अंदर बैठ के हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सपोज कार के अंदर बैठे हैं एंड वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। जहां पे भी आप बैठ के, जैसे आप सोच रहे हो क्या मैं कार के अंदर बैठ के ये सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो रीडिंग्स कैसे आएंगी? जहां पे भी आप बैठे हो ना, वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी जो फ्रेम है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश आपको समझ गया अभी। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, लिसन, आई विल गो फर्दर। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में मेन डिफरेंस तो मैंने बता दिया, अब आगे देखते हैं क्या करना है। सी, अगर जो ऑब्जर्वर है ना, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वर इज इनसाइड द इनर्शियल फ्रेम, तो ऑब्जर्वर पता है क्या करेगा? ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन करेगा, राइट? ऑब्जर्वेशन में वो क्या करेगा? लुक हियर, वो सारे रियल फोर्सेस जो है ना, जो बॉडी पे सारे रियल फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे रियल फोर्सेस कंसिडर करेगा। ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्वर देखता है बॉडी को, राइट? तो वो बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे रियल फोर्सेस जो है ना, रियल फोर्सेस वो कंसिडर करेगा। रियल फोर्सेस कौन से होते हैं? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, फ्रिक्शन हो गया, मैंने कहा था फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गए, ये सब रियल फोर्सेस है। तो ये सारे रियल फोर्सेस वो क्या करेगा? कंसिडर। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ही विल कंसिडर ऑल द रियल फोर्सेस। उसके बाद क्या करेगा वो ऑब्जर्वर? वो इन सारे रियल फोर्सेस का नेट फोर्स फाइंड आउट करेगा। ये देखो ऐसे नेट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालेगा। नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है ना, नेट फोर्स, वो अकेला फोर्स बाकी सारे फोर्सेस का काम अकेला करता है। नेट फोर्स फाइंड करेगा वो, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, इजंट इट? एफ को एम ए लिख सकता है ना? Yes. हाँ, बस ऐसे करके फिर वो आगे बढ़ेगा, मतलब डूइंग दिस ही विल गो फर्दर। अब देखो इसके बाद वो एक्सेलरेशन निकालेगा, फिर उससे वेलोसिटी निकालेगा, टाइम निकालेगा, वो सब करेगा। स्टार्टिंग ऐसे करेगा वो। ठीक, अब इसमें आपको देखो कोई ऐसे अलग चीज नहीं लग रही है कि सर ये तो बहुत स्ट्रेंज हो गया, नहीं। मैंने क्या बोला? अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, so he will consider all the real forces acting on that body. He will consider all the real forces, then he will find out the net force. Net force को लिख सकते हैं ma। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जो बॉडी पे फोर्स लगता है नेट फोर्स, उसको बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। इसमें कोई तो कोई बहुत ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत अजीब चीज हो गई। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन सी फ्रेम में हो सकता है? नॉन इनर्शियल। Non-inertial. नॉन इनर्शियल फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, स्लाइटली डिफरेंट। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर का काम क्या होता है मैं वो बताता हूँ। लुक हियर केयरफुली, व्हेन द ऑब्जर्वर इज इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वो पता है क्या करेगा? वो बॉडी के ऊपर जो भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं, तो सारे रियल फोर्सेस वो कंसिडर करेगा। किधर लिखा है मैंने? मतलब सपोज आप ऑब्जर्वर हो, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, यू आर ऑब्जर्वर एंड यू आर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, तो आपको पता है कि इस बॉडी पे ऊपर ग्रेविटी फोर्स तो पक्का लगेगा, तो आप वो ग्रेविटी फोर्स लोगे। आपको मालूम है फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन लोगे, तो सारे रियल फोर्सेस वो लेगा। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारे रियल फोर्सेस के साथ वो एक सूडो फोर्स भी लेगा। ही विल ऑल्सो टेक वन सूडो फोर्स। देखो मैं सूडो फोर्स लिख रहा हूं यहाँ पे, सी द स्पेलिंग ऑफ सूडो फोर्स। सूडो, ये दिख रहा है, इसमें पी साइलेंट है, पी साइलेंट, PSEUDO, स्पेलिंग दिख रही है ना सबको? Yes. Yes. ये सूडो फोर्स कंसिडर करता है। अगर आपको ये वर्ड पता है, सूडो शायद मालूम होगा वर्ड। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो वर्ड?
False. सूडो मतलब फॉल्स, मतलब जो सच में नहीं हो, समथिंग विच डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियलिटी। सूडो फोर्स मतलब एक इमेजिनरी फोर्स जो सच में है ही नहीं। ठीक है, रियल फोर्सेस मालूम है ना, रियल, सूडो का मतलब होता है नॉन रियल, नॉन रियल। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है तो ही विल कंसिडर ऑल द रियल फोर्सेस, उसके साथ साथ वो एक सूडो फोर्स भी कंसिडर करेगा। ठीक है, अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर सूडो फोर्स मतलब, सूडो फोर्स मैंने जैसे बताया एक नॉन रियल फोर्स है, इट्स अ फॉल्स फोर्स, मतलब ये फोर्स एक्चुअली में एक्ट ही नहीं हो रहा है बॉडी के ऊपर, ये फोर्स बॉडी पे एक्ट हो ही नहीं रहा है, फिर भी वो ऑब्जर्वर लेगा उस फोर्स को। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्यों लेगा सर, एक्चुअली में इसमें ऑब्जर्वर की अपनी मिस्टेक की वजह से ले रहा है। ऑब्जर्वर को है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होना चाहिए। न्यूटन जो थे ना, न्यूटन एक बार बोल के गए, न्यूटन ने ये वर्ड्स बोले हैं कि ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो चला गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो फिर गलतियां होती हैं, उन गलतियों को ठीक करने के लिए, इफ यू वांट टू अवॉइड द मिस्टेक्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम इज नॉट अ गुड फ्रेम, उसमें जाना ही नहीं चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर को। लेकिन अगर गया वो, अगर गया तो ही हैज टू कंसिडर सूडो फोर्स। ठीक है, ये मैं आपको एक कुछ एग्जांपल से समझा दूंगा, डोंट वरी। सूडो फोर्स क्यों आता है पता है, सूडो फोर्स इनर्शिया की वजह से आता है, पर्सन की इनर्शिया की वजह से। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, ही विल कंसिडर ऑल द रियल फोर्सेस प्लस वन सूडो फोर्स, खाली एक सूडो फोर्स, ये सारे फोर्सेस मिला दो, रियल प्लस सूडो, टेक समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, यू विल गेट नेट फोर्स ना। वो नेट फोर्स को उसके बाद आप लिख सकते हो एमए, नेट फोर्स को वो एमए लिखेगा। ठीक है, लेकिन ये कब करेगा, जब एक सूडो फोर्स लेने के बाद नेट फोर्स को एमए लिखा जाएगा। तो एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ता है, एंड व्हेन यू आर इन द इनर्शियल फ्रेम यू डू नॉट हैव टू कंसिडर विच फोर्स, सूडो फोर्स। ठीक है, आपको अभी थोड़ा क्लियरिटी आने में टाइम लगेगा, बट स्टार्टिंग क्लियर, क्या बताया मैंने, समझा अभी? Yes. हाँ, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि सूडो फोर्स क्यों लेते हैं, डोंट वरी, बट नाउ आई एम गोइंग अहेड लिटिल बिट, थोड़ा आगे जाते हैं, सी डू इट केयरफुली। सी, सबसे पहले यहाँ पे अभी आपको एक नया वर्ड मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया, सूडो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, सूडो फोर्स मैंने आपको बोला ये तभी कंसिडर करना है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो, व्हेन ऑब्जर्वर इज इनसाइड द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। पहले मैं आपको खाली ये बता देता हूँ कि ये जो सूडो फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स, और इसका डायरेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो देखो, ये रियल फोर्स तो है नहीं कि तुमको उसका डायरेक्शन सोचना पड़ेगा, ये तो इमेजिनरी फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होता है, ध्यान से देखो, लुक एट इट। सपोज ये आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, ये आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये देखो ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये आप हो। एक बात आओ, सूडो फोर्स जो है वो खाली नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, बराबर। तो हमारी जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल होनी चाहिए, ये देखो, दिस बस मस्ट बी नॉन इनर्शियल ना, तभी सूडो फोर्स आएगा ना। Yes. Yes. नॉन इनर्शियल मतलब ये बस का एक्सेलरेशन होना चाहिए और बस को एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, Acceleration होना चाहिए. होना चाहिए। या एक्सेलरेशन मस्ट एग्जिस्ट। एक्सेलरेशन होगा तभी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा ना। तो देखो, सपोज ये है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एग्जिस्टिंग, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इट्स अ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये फ्रेम की एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लिख देता हूँ मैं इसको, ये देखो, इट्स द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, डायरेक्शन मैंने अपने हिसाब से बना दिया, सब लेफ्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो सूडो फोर्स कौन कंसिडर करता है, सूडो फोर्स ये जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर ऐसा कंसिडर करता है कि सूडो फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, सूडो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ठीक है, अब सूडो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इसका जो डायरेक्शन है ना, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू
दिस वन। फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है सूडो फोर्स। यहाँ पे डायरेक्शन मैंने लिखा है। बाकी आते हैं इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसीलिए सूडो फोर्स हम लोग किस पे कंसिडर करेंगे, किस पे एक्ट हो रहा है सूडो फोर्स, इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है। Yes. तो ये बॉडी का जो मास है ना m है, सपोज बॉडी का मास ले लो और एक्सेलरेशन फ्रेम की जो है वो मल्टीप्लाई कर लो। मास किसका लिया मैंने, बॉडी का लिया, और एक्सेलरेशन किसकी ली, फ्रेम की। ऑब्जर्वर बैठा है, फ्रेम ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है ना, तो वो फ्रेम की मैंने एक्सेलरेशन ले ली और मास किसका लिया, वो बॉडी का ले लिया। ये देखो, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम। अगर तुम ऐसे ऊपर वेक्टर भी दे रहे हो, अगर ऐसे बार दे रहे हो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, वेक्टर्स ले रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे एक माइनस साइन भी राइट हैंड साइड पे डालना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे एक माइनस साइन डालेंगे। ये देखो, डू यू नो ये माइनस साइन क्यों डाला गया है? माइनस साइन इंडिकेट Acceleration opposite direction. फोर्स ना सूडो फोर्स है, इट इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम की जो एक्सेलरेशन है उसके अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई माइनस इज पुट हियर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स की फॉर्मूला। डायरेक्शन मैंने आपको बताया, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, इट्स ऑब्वियस आपको अभी तक रीजनिंग समझ में नहीं आई होगी, ऐसा क्यों किया जाता है, वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट सूडो फोर्स को कैसे लेना है वो समझा? Yes. ठीक है, ठीक है। नाउ टू गिव यू मोर क्लियर आइडिया ऑफ सूडो फोर्स, आपकी थोड़ा सूडो फोर्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सी, ये सपोज ये रोड है, रोड पे ना एक बॉक्स रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये बॉक्स है। अब यहां पर है ना, टोटल मैं ऐसा ले रहा हूं कि यहां पर है ना टोटल 3 ऑब्जर्वर्स हैं, देयर आर 3 ऑब्जर्वर्स। एक का नाम है मिस्टर ए, दूसरे का नाम है मिस्टर बी, और एक है मिस्टर सी। कोई मिस भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, मिस्टर या मिस जो भी ले लो। एक मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। नाम अच्छे हैं इनके, ठीक है ना नाम? ए और सी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, तीनों थोड़े थोड़े अलग नेचर के हैं, तीनों का थोड़ा मतलब तीनों की अरेंजमेंट अलग अलग है। ए जो है ना, ए बस रोड पे खड़ा है, ए इज जस्ट स्टैंडिंग एट रेस्ट ऑन द रोड। बी जो है ना, बी स्केटिंग बोर्ड के ऊपर खड़ा है, बी इज स्टैंडिंग ऑन द स्केटिंग बोर्ड। ये देखो, और इसका जो स्केटिंग बोर्ड है ना वो ऐसे चल रहा है सपोज विथ अ वेलोसिटी v, लेकिन ये जो b की वेलोसिटी है ना वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और मिस्टर सी जो है ना, वो मिस्टर सी भी स्केटिंग बोर्ड के ऊपर है। ये देखो, मिस्टर सी इज ऑल्सो ऑन स्केटिंग बोर्ड, वो भी इधर चल रहा है, लेकिन ये जब सी जा रहा है ना, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सपोज वेलोसिटी ऑफ द सी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो सी का जो एक्सेलरेशन है ना वो ए है। सपोज ए इज द एक्सेलरेशन विथ विच सी इज मूविंग। ठीक, एक बात सिचुएशन समझा क्या बोला मैंने? तीनों देख लो। Yes. हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ए जो आदमी है, जो पर्सन ए है, वो क्या ऑब्जर्वेशन करेगा, बी क्या ऑब्जर्वेशन करेगा, सी क्या ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना ए से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ए मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक बात अब इसको अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो आप अपने आप को ए की प्लेस पे रखो। आप सच में ऐसा सोचो कि आप ए की प्लेस पे खड़े हो, ठीक है, और आप ए की प्लेस पे खड़े हो और आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है ना। तो एक बात ए को क्या लगेगा कि बॉक्स रेस्ट पे है कि बॉक्स मूविंग है? ए को क्या लगेगा? रेस्ट पे। देखो, सबसे पहले वो अपनी ऑब्जर्वेशन ऐसा लिखेगा कि बॉक्स रेस्ट पे है। ये देखो, देखो तुम जो तो बताओगे मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा वो। तो ए ऐसा लिखेगा कि बॉक्स पहले तो रेस्ट पे है। ठीक है, अब देखो ए जो है ना उसको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, तो पता है क्या बोलेगा? लुक एट दिस, ये बोलेगा कि ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स को वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स खींचेगा। क्या ग्रेविटी फोर्स? Yes. ग्रेविटी फोर्स को मैं फिलहाल W लिख देता हूँ। W इज अ ग्रेविटी फोर्स, जिसको हम लोग वेट भी कहते हैं, वेट।
और आपको याद होगा वो एक्शन रिएक्शन का मैंने एग्जांपल दिया था, normal, इसको एक नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा Yes, normal reaction. फ्रॉम द रोड से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन एन इज अ रिएक्शन गिवन बाय द रोड, ठीक है। अब आपने मुझे क्या बताया कि ये जो बॉक्स है वो रेस्ट पे है, ठीक है, ये इधर लिखा है ना मैंने रेस्ट है, तो अगर रेस्ट पे है तो मैं ये क्या लिखेगा पता है, ये लिखेगा कि जो एन है, एन इज अ रिएक्शन, एन इज बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू और इट इज नॉट बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू। balanced, Balance. Balance. जो ए है वो ऐसे भी लिखेगा डब्ल्यू आर इक्वल, ये देखो एन और डब्ल्यू इक्वल है, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस डन बाय मिस्टर ए, ठीक है। और इसने देखो कोई सूडो फोर्स नहीं लिया, कोई जरूरत है क्या सूडो फोर्स लेने की? no, No. नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि सूडो फोर्स लेना ही लेना होता है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लेंगे, हम लोग को देखना है कि सूडो फोर्स की नीड क्यों पड़ती है। जब तक तुमको लग रहा है कि सर कोई नीड नहीं है तुम मत लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ सूडो फोर्स लेने को। तो देखो ये एन जो है वो रिएक्शन है, इट्स अ रियल फोर्स, डब्ल्यू जो है वो ग्रेविटी है, इट इज ऑल्सो रियल फोर्स। ये दोनों रियल फोर्सेस ने लिए, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, नेट फोर्स इस बॉक्स के ऊपर 0 है, क्योंकि इस बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो बॉक्स अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, बॉक्स जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा। इज इट दिस आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए और नो? Yes. 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 अब चलते हैं बी की तरफ। अब देखो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अज्यूम करो कि आप बी की जगह पे हो, यू आर इन द प्लेस ऑफ बी। तो देखो अभी एक्चुअली में बी खुद मूव करते हुए बॉक्स की तरफ जा रहा है, दिख रहा है विद द वेलोसिटी। Yes. लेकिन पता है ये ऑब्जर्वर की एक ड्रॉबैक होती है, ऑब्जर्वर को लगता है कि मैं थोड़ी जा रहा हूँ बॉक्स की तरफ, ऑब्जर्वर को लगता है कि बॉक्स मेरी तरफ आ रहा है। Yes. Yes. नहीं, yes, इमेजिन करो इस आदमी को क्या दिखेगा, इसको ऐसा दिखेगा कि बॉक्स v velocity से आ रहा है उसके पास, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है कि चेंजिंग वेलोसिटी के साथ आ रहा है? constant, Constant velocity. सबसे पहले पता है बी क्या बोलेगा, सबसे पहले बी बोलेगा कि बॉक्स तो मूविंग है, ठीक है? और ये बी ऐसा भी बोलेगा कि जो बॉक्स है ना वो मूविंग है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये बी जो पर्सन है वो बोलेगा कि बॉक्स मूविंग है विथ अ वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो ए जो है वो बोल रहा था कि बॉडी रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी 0 है। ए ने क्या बोला, वेलोसिटी 0 है बॉक्स का। बी ने क्या बोला, वेलोसिटी 0 है कि कांस्टेंट है? Constant. constant, एक बात और, इसका मतलब ये है क्या कि वेलोसिटी रिलेटिव होती है, अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए Yes. वेलोसिटी अलग अलग होती है। Yes. Yes. आपने टॉपिक पढ़ा ना, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड ऑल। तो मतलब ए के अकॉर्डिंग वेलोसिटी अलग है और बी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बॉक्स की क्या है, अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी रिलेटिव होती है, इट इज रिलेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बी क्या बोलेगा, ध्यान से देखो, बी बोलेगा कि बॉक्स इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो अकॉर्डिंग टू बी बॉक्स का एक्सेलरेशन 0 है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन है? 0, 0. Zero. देखो बॉक्स का एक्सेलरेशन 0 है, तो पता है बी जो है वो भी क्या बोलेगा, बी जो बोलेगा, बी कहेगा कि एन और डब्ल्यू एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। Yes. Sir, your voice is बी बोलेगा breaking. कि एन और डब्ल्यू एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे, नेट फोर्स 0 है। एन और डब्ल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, देयर इज अ नो नेट फोर्स ऑन द बॉक्स, नेट फोर्स नहीं है इसलिए बॉडी में एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक है। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगी ना, तो फोर्स नहीं है एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो ये भी वही बोल रहे हैं। तो देखो बी ने भी कोई सूडो फोर्स नहीं लिया फिलहाल, ही ऑल्सो डिड नॉट कंसिडर एनी सूडो फोर्स। अब आते हैं सी पे, लेट्स कम टू सी। एक बात, सी खुद एक्सेलरेट कर रहा है क्या? इज इट सी इज इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम? Yes. 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 तो आपको लग रहा है कि जो सी है ना, सी एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। Yes. Yes. Non-inertial. सी का फ्रेम क्या पता है? स्केटिंग बोर्ड ही उसका फ्रेम है। सी क्योंकि स्केटिंग बोर्ड के ऊपर है, उसका स्केटिंग बोर्ड ही उसकी फ्रेम है। तो क्योंकि स्केटिंग बोर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो लिखा है मैंने, मतलब सी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए आप अपने आप को सी की प्लेस पे रखो, थिंक यू आर एट द प्लेस ऑफ सी, ठीक है। एक बात है, सी एक्चुअली में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करते हुए बॉक्स की तरफ जा रहा है। तो पता है सी को क्या दिखेगा, सी को लगेगा कि मैं थोड़ी जा रहा हूँ, सी को लगेगा कि बॉक्स मेरी तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, इजंट इट? Yes. Yes. yes, आप सोचो आप किसी की तरफ जा रहे हो, आपको लगा नहीं नहीं मैं थोड़ी जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है।
होता है ना सर? तो सी को क्या लगेगा कि बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स द सी। तो पता है अगर मैं सी को बोलूं कि डायग्राम बनाओ, सी ऐसा डायग्राम बनाएगा। देखो सी बोलेगा देखो ये बॉक्स है, बॉक्स जैसे मेरी तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन, और ये डब्ल्यू है और ये एन है, ठीक है? ये ऐसा सी बनाएगा डायग्राम। सी ने क्या दिखाया कि बॉक्स उसकी तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। स्टूडेंट मेरा वॉइस क्लियर है कि ब्रेक हो रहा है? क्लियर है। क्लियर है Clear क्लियर है बराबर है। बड़ा बहुत ज्यादा आवाज है। ठीक क्लियर है ना? लेकिन एक स्टूडेंट ने बोला है कि Yes. वॉइस ब्रेक हो रहा है, नहीं ना? ठीक है नो सर। No. ठीक है स्टूडेंट, ये देखो जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये सोचो सी ने बनाया है। क्या बनाया उसने? देखो उसने लिखा है कि एन और डब्ल्यू ऐसे एक्ट होंगे। एन रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ द रोड, एन और डब्ल्यू, और उसने ए बनाया। उसको लगेगा कि बॉक्स उसकी तरफ आ रहा है विथ हाउ मच एक्सेलरेशन ए। A. एक बात आ, इसमें एन और डब्ल्यू एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे। Yes. एन और डब्ल्यू एक बात आ, इज इट एन एंड डब्ल्यू आर वर्टिकल फोर्सेस? वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना? यस Yes. बॉक्स वर्टिकली तो नहीं जा रहा है, सी को ऐसा तो नहीं दिखेगा कि बॉक्स वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि बॉक्स वर्टिकली नहीं जा रहा है तो वो बोलेगा हाँ वर्टिकल फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर, एन विल बी बैलेंस बाय डब्ल्यू। लेकिन एक बात है, तो अभी इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो हो गया क्योंकि एन और डब्ल्यू बैलेंस हो गए। इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो बिना किसी फोर्स के इज इट बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं? यस यस Yes. यस सी की ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो सुनो ध्यान से, सी की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सी दिखेगा, ध्यान से सुनना, सी ऐसा देखेगा कि बॉक्स वर्टिकली ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? तो वो सी बोलेगा कि वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, इसलिए एन और डब्ल्यू ने बैलेंस कर दिया, ठीक, इसलिए बॉक्स वर्टिकली ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंसिंग। तो लिख दिया मैंने एन इक्वल डब्ल्यू। लेकिन एक बात बताओ, तो इस बॉक्स के ऊपर और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, मैंने सारे रियल फोर्सेस ले लिए, दीज आर द रियल फोर्सेस। तो कोई नेट फोर्स कितना लग रहा है बॉक्स के ऊपर? जीरो लग रहा है, Zero. क्योंकि एन और डब्ल्यू तो बैलेंस हो गए ना, एन और डब्ल्यू ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है बॉक्स के ऊपर, मतलब बॉक्स के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। बिना किसी फोर्स के देखो ध्यान से बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा है। ये पता है न्यूटन लॉ के अगेंस्ट है। न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि अगर आप फोर्स लगाओगे तभी बॉडी का स्टेट चेंज होगा, तभी बॉडी एक्सेलरेट करेगा ना। Yes. इधर देखो ये सी बॉक्स के साथ क्या हो रहा है, सी बॉक्स में ऐसा हो रहा है, ये जो सी जो है वो उसको ऐसा लग रहा है कि बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, फिर भी बॉक्स देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो पता है न्यूटन लॉ के अगेंस्ट हो गया, इट इज वेरी मच अगेंस्ट द न्यूटन लॉ। तो इसलिए न्यूटन लॉ को सही करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स लेना ही पड़ेगा। ये देखो, ये मैं ले लूंगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, नहीं तो न्यूटन लॉज ही इनवैलिड हो जाएंगे फिर सी के लिए। तो वो देखो सूडो फोर्स लेगा ऐसे। एक बात आओ, ये सूडो फोर्स को देखो, मैंने इसका डायरेक्शन कैसे लिया, लुक एट दीस टू डायग्राम्स। एक बात आओ, जो सी है, सी का जो एक्सेलरेशन है, मिस्टर सी का जो एक्सेलरेशन है, इज इट टुवर्ड्स राइट साइड ना? यस Yes. यस तो इस बॉक्स के ऊपर देखो सूडो फोर्स मैंने कैसे लिया है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। Left side. साइड तो बोला था जो सूडो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। यस Opposite. अच्छा एक बात, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Weight of the box. Magnitude of It will be mass of the box, and acceleration of the frame. Acceleration of frame. Is it ये सूडो फोर्स है? Yes. Yes. तो पता है ये आदमी, ये जो सी है वो क्या अज्यूम करेगा कि ये सूडो फोर्स लग रहा है एमए, और एमए जो सूडो फोर्स है उसी की वजह से एक्सेलरेशन ए आ रही है बॉक्स में। बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स ओनली बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स मी, वो ऐसा मानेगा। अब देखो अगर आप सूडो फोर्स कंसिडर करोगे ना, इसको सब सही लगेगा, फिर इसको लगेगा न्यूटन लॉ एकदम सही है। सूडो फोर्स लेने के बाद उसको लगेगा कि सूडो फोर्स की वजह से ये बॉक्स क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो which force is responsible for this acceleration according to Mr. C? Pseudo force. और अगर वो सूडो फोर्स नहीं लेगा ना, अगर वो सूडो फोर्स नहीं लिया उसने, तो उसको लगेगा कि बिना किसी फोर्स के बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। उसको फिर न्यूटन लॉ तुमको मालूम है ना, न्यूटन लॉ ये होता है ना? तो अगर वो सूडो फोर्स नहीं लेगा ना, अगर वो आदमी सूडो फोर्स नहीं लेगा तो उसको लगेगा बिना एफ के, एफ जीरो है, एफ अगर जीरो है तो ए भी जीरो ही निकलना चाहिए इस फॉर्मूला से। यस Yes. लेकिन उसको लगेगा
कि एफ जीरो है लेकिन ए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये पूरी न्यूटन की फॉर्मूला ही गलत हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए, इसको सही बैठाने के लिए ही हैज टू कंसिडर व्हाट सूडो फोर्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं अभी बताऊं रियलिटी में क्या हो रहा है। एक्चुअली में प्रॉब्लम बॉक्स के साथ नहीं है, प्रॉब्लम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो रॉन्ग है, एफ इक्वल टू एम ए रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम उस आदमी के साथ है। आदमी कौन से फ्रेम में बैठा है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप बैठते हो ना, आपकी रीडिंग्स रॉन्ग आने लगती है। यू हैव टू कंसिडर सूडो फोर्स टू मेक देम करेक्ट। ऐसा क्यों है कि जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअली एक्सेलरेट करते रहते हैं। When you are in a non-inertial frame, you are accelerating, but you will never feel that I am accelerating. You will feel that the object is accelerating. ठीक है, तो बिना किसी रीजन के आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए वी हैव टू कंसिडर सूडो फोर्स। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है ना? ठीक है, समझा क्या? No. Yes. Yes. तो प्रॉब्लम पता है यहाँ पे सूडो फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी फ्रेम गलत है। कौन सी फ्रेम में बैठ गए हो तुम? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। उसमें बैठोगे तो सूडो लेना ही पड़ता है। उससे बाहर निकलो। ए और बी, पता है जो मिस्टर ए और मिस्टर बी था ना, वो दोनों इनर्शियल फ्रेम में थे, सो दे डिड नॉट कंसीडर सूडो फोर्स। आई होप दिस एग्जांपल इज लिटिल बिट क्लियर। Yes. यस। Yes. सो नाउ यू आर हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ सूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो चलो मैं इन तीनों के डेफिनेशंस लिखवा देता हूं। राइट ऑन। पहले आप लिखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की होती है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। पहले वो मेंशन करो। अब मैं आपको इनर्शियल का डेफिनेशन लिखवाता हूं। राइट डाउन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ लिखा? Yes. हाँ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें लिखो द फ्रेम दैट मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। द फ्रेम दैट मूव्स with a constant velocity. Okay, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो the velocity may be zero also. velocity may be zero also. velocity zero भी हो सकती है। ठीक है, ब्रैकेट ओवर, ब्रैकेट ओवर, उसके आगे लिखो is known as inertial frame. is known as inertial frame. लिखा? Yes. नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में inertial frames are non-accelerated. Inertial frames are non-accelerated. आगे लिखो in this frame, हमने क्या लिखा पहले? inertial frames are non-accelerated. Full stop. उसके आगे लिखो in this frame we need to consider, in this frame we need to consider only real forces acting on the body. We need to consider only real forces acting on the body. ठीक है, लिखा सबने? Yes. यस। एक बात स्टूडेंट, जो भी मैंने अभी लिखवाया वो इनर्शियल फ्रेम के लिए लिखवाया। आप एक काम करो, यूज द सेम लैंग्वेज फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम भी ऐसा ही लिखो आप, जहां जहां जो चेंजेस करने हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चेंजेस करके लिखना Yes. है। डू इट। यस। ये जो पूरी जो मैंने अभी लिखवाई है इनर्शियल की, सेम टू सेम आप नॉन इनर्शियल के लिए ये सब लिखो फिर से, बट मेक सम चेंजेस ऑल्सो, अप्रोप्रिएट चेंजेस। फिर मैं आप में से किसी को बोलूंगा ये पढ़ने के लिए। यस,
नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लिखो पूरा सेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप लास्ट में ऐसा लिखोगे ना, इन दिस फ्रेम वी नीड टू कंसिडर all real forces plus one pseudo force, ऐसे लिखोगे ना। Yes. Yes. सो आई होप सबने लिख लिया। अब मैं किसी एक का नाम ले रहा हूं, वो पूरा रीड करके मुझे बताएगा। प्रतीक अवार्ड, प्रतीक अवार्ड Yes, sir. रीड करो। आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या लिखा है पूरा? Non-inertial frames are accelerated frames in which we have to consider all real forces and one pseudo force. ये तो आपने सेकंड पैराग्राफ बताया, पहले डेफिनेशन में ये लिखा है, उसका डेफिनेशन लिखा है क्या नॉन इनर्शियल का? These are the frames whose velocity changes continuously, ऐसा लिखा है कुछ नहीं ना? ठीक है, आपका जो लिखा है राइट है, लेकिन थोड़ा कम लिखा है। ऐसे भी लिख दो, the frames whose velocity keeps continuously changes is known as non-inertial frame. Okay, सबने लिखा स्टूडेंट्स? Yes. इसमें आपने लास्ट में ये लिखा होगा, in this frame we need to consider all the real forces plus one pseudo force, लिखा है ये? Yes. इसके आगे लिखो, आगे मैं लिखवा रहा हूँ, आगे लिखो अभी। The pseudo force must be considered, the pseudo force must be taken, लिखो। The pseudo force must be taken into account. The pseudo force must be taken into account to obey Newton's second law. मस्ट बी टेकन के आगे क्या है? The pseudo force must be taken into account. Taken into account मतलब आपको अपनी रीडिंग्स में लेना पड़ेगा pseudo force. Taken into account लिखो, account. So that Newton's second law must be obeyed, या Newton laws must be obeyed. So that Newton's laws must be obeyed. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, अगर आप pseudo force नहीं लोगे ना तो F equal ma जो आया था वो रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको लगेगा F equal ma रॉन्ग है, याद है? Yes. So न्यूटन के लॉस को सही करने के लिए you need to consider pseudo force. So I hope it is very clear today, pseudo force and all. Yes. 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 हाँ, आगे बस एक लास्ट सेंटेंस लिखो। इस सेंटेंस में आप क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ pseudo force मेंशन करो। The pseudo force is given by, ऐसे लिखो, the pseudo force is given by। सर उसी में कंटिन्यू करना है? नहीं, सीधा ऐसे लिखो, the pseudo force is given by। स्टूडेंट ये pseudo force की फॉर्मूला है स्क्रीन पे, ये वाली। इसमें आप ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड पे माइनस साइन भी है, दिख रहा है? Yes. 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 माइनस साइन आप लोग भी देना, डोंट फॉरगेट दैट। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है वो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख लिया सबने फॉर्मूला pseudo force की? Yes. 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 नेक्स्ट टाइम में लिखो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, negative sign indicates that pseudo force is always opposite to the acceleration of the frame. ऐसे हो, negative sign indicates that pseudo force is always opposite to the acceleration of the frame. तो रिपीट करो। Pseudo force is always opposite to the acceleration of frame. लिखा सबने? Yes. Yes. Okay, so I hope ये clear है। Yes. समझ लो, अब खाली समझने में Sir, your voice is breaking. वॉइस ब्रेक हो रहा है स्टूडेंट्स, बाकी लोग बताओ। नो सर। No. नो सर। No. Clear. अदर स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग, तो मतलब यहाँ से बराबर जा रहा है सिग्नल मेरा। ठीक है, आप थोड़ा चेक करो, आपका यहाँ पे प्रॉब्लम रह सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको
उस दिन हमने एक टॉपिक किया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। Yes. Yes. फोर्सेस को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। उसमें तो मैंने आपको वो जो क्लासिफिकेशन किया था, इट वाज डिपेंड बेस्ड ऑन द ओरिजिन। मतलब फोर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, ठीक है। तो वो बेस्ड ऑन ओरिजिन मैंने क्लासिफिकेशन की थी। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस करेंगे, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हम लोग यहाँ पे फोर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स। बेसिस ऑफ मैकेनिक्स मतलब क्या हुआ, देखो मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, याद है बताया था एक बार। मैकेनिक्स Yes. मतलब स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैकेनिक्स है ना, फिजिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस है ना, जो फोर्सेस हम लोग मैकेनिक्स में यूज करते हैं, जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं, फोर्सेस की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स करेंगे। मतलब वी विल सी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस which are usually found in the mechanics problems. फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में जो फोर्सेस मिलते हैं ना, उनकी थोड़ी क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला देखो, एक पहला जो फोर्स है जिसकी मतलब जो हमारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होता है, पहला जो फोर्स है वो है वेट। वेट वेट जो है ना, उसको कभी कभी हम लोग W से डिनोट करते हैं, ज्यादातर करके नहीं, लेकिन W से डिनोट कर सकते हैं। अब वेट क्या होता है एक्चुअली, याद है? जो बॉडी पे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं Mass ना। into acceleration. हाँ, Acceleration due to the. हाँ, जो बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही उसी को वेट कहते हैं। इसका देखो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ 2 मिनट के बाद। वेट है, इसकी फॉर्मूला अभी देखो, जैसे एक स्टूडेंट बता रहे हैं, वेट की फॉर्मूला ये होती है m into g। Yes. m है बॉडी का मास और g इज एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। स्टूडेंट ये फॉर्मूला अगर आपको बहुत अच्छे से समझती है, मालूम है ये फॉर्मूला, समझती भी है कैसे आई, तो ठीक है। बट इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस फॉर्मूला, या ये सर कैसा है मुझे नहीं समझ में आता है, तो आप बोलो, आई विल एक्सप्लेन। शुड आई एक्सप्लेन दैट हाउ दिस फॉर्मूला कम्स और इट इज क्लियर टू यू, और आपको ऑलरेडी पता है ये? कुछ समझाओ समझाओ समझा. समझा। मतलब अगर एक बात बता, आपको आपका जो सपोज आपका कोई छोटा भाई या बहन है, वो पूछे कि प्रूफ करके दिखाओ वेट mg होता है, तब प्रूफ कर पाओगे कि वेट mg होता है? नो No. है ना? नो मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ, आपकी हमेशा ना आइडिया क्लियर रखो, इतनी क्लियरिटी रखो कि आप वो हर चीज जो है वो आपको किसी को भी समझा सकते हो। दैट इज अ क्लियरिटी, उतना क्लियरिटी रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इस फॉर्मूला का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। सी सपोज ये फ्लोर है, सब फ्लोर, ठीक है। फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पे एक बॉडी को पकड़ा हुआ है, इस बॉडी का मास m में, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अब इस बॉडी को मैंने रिलीज कर दिया, रिलीज करने में आपको मालूम है ये बॉडी नीचे जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचेंगे हम लोग, थोड़ा सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बॉडी के ऊपर। एक तो आपको मालूम है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट? वो जो Yes. फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स को मैं W लिख देता हूँ, W फोर्स को मैंने W लिखा। अच्छा, इसके अलावा पता है इसके ऊपर एक और फोर्स लग सकता है, एयर रेजिस्टेंस। इसके आसपास एयर होगी ना, तो एयर और इस बॉडी के बीच में रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन होगा, एयर इसको थोड़ा बहुत रोक सकती है कि नहीं? Yes. हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अज्यूम करो कि ये वैक्यूम में गिर रहा है नीचे, एयर नहीं है, मतलब एयर का कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो खाली कौन सा फोर्स बचा है इसके ऊपर, बोलो? Gravitational. इसको ये बोलेंगे हम लोग वेट। तो कैन आई से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू वेट? Yes. Yes. तुम लोग यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो नेट फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है ना, वो ये है, बराबर? हाँ, अब देखो हमने ये चीज हमको मालूम है कि जब ये बॉडी ऐसे नीचे गिरेगा ना, जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, स्पीड विल गो ऑन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9.8। इसका एक्सीलरेशन कितना होता है बॉडी का? 9.8 होता है ना। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, मोशन इन अ प्लेन में। Yes. जब बॉडी नीचे गिरती है कितने एक्सीलरेशन से गिरती है? 9.8। 8. तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन 9.8 है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, देखो नेट फोर्स जो लग रहा है उसको आपने W लिखा है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, देखो, बॉडी का मास इंटू बॉडी की एक्सेलरेशन, Acceleration. ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो W है, W को ऐसे लिख सकते हैं बॉडी का मास इंटू बॉडी की एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 9.8 ही है, डोंट वरी, 9.8 ही है, लेकिन उसको A से डिनोट नहीं करके G से डिनोट करेंगे। जी। तो खाली मैंने डिनोट G से किया है, बस और कुछ नहीं। देखो, सर लेकिन M है बॉडी का मास और G है बॉडी का एक्सेलरेशन, तो ये हो गया बॉडी का नेट फोर्स जो W है। जी क्यों उधर अप्लाई किया? तो याद रखो W फोर्स किसके इक्वल होता है, M इंटू G के। जी। इसमें एक बात बताओ, एक बात बताओ, दुनिया में सब लोगों के लिए G जो है वो 9.8 है कि सिर्फ मेरे लिए 9.8 है, आपके लिए 9.6 हो जाएगा? सबके लिए के लिए कांस्टेंट Universe. है सबके लिए। G इज कांस्टेंट फॉर एवरीबॉडी ना, यस। Yes. G सबके लिए कांस्टेंट है। लेकिन ये जो M है, इस फॉर्मूला में देखो M भी है, M है इस बॉडी का मास। तो बॉडी का मास अलग अलग होगा, मतलब बॉल का मास अलग है, मेरा मास अलग है, आपका मास अलग है, कि मास भी सबका एक ही लेना है सबको? अलग अलग कांस्टेंट मास तो हर बॉडी का अलग होगा ना। तो कहना है जो वेट है वो भी हर बॉडी का अलग अलग होगा। वेट विल बी डायरेक्टली Yes. प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। देखो, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा ना, उस बॉडी का वेट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। जिस बॉडी का मास कम होगा उसका वेट भी कम आएगा। M जिसका ज्यादा उसका W ज्यादा, जिसका M कम उसके लिए W भी कम। G सबके लिए एक ही है, दैट इज 9.8। समझी क्या बात? सर यस हाँ, बोलो Yes. क्या डाउट है? सर डाउट है, ये जी की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होती है कि हाँ, कांस्टेंट G रहती की है? वैल्यू हाइट के साथ चेंज होती है। ये चीज आप आगे आने वाले एक चैप्टर है उसमें सीखोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में। फिलहाल हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये बॉडी है ना जिसको आपने रिलीज किया, वो बॉडी अर्थ के नियर ही है। अर्थ से बहुत ऊपर नहीं लिया है आपने, बॉडी अर्थ के नियर ही है, उसका हाइट लगभग 0 है। तो बॉडी नियर द अर्थ है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ है उन सबके लिए G 9.8 होता है। फिर यस। हाइट पे नहीं जाना है ज्यादा, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। यस। तो रिमेम्बर स्टूडेंट, जब भी आपके ऊपर W फोर्स लगता है ना, विच इज अ वेट, उसका आप ऐसा लिख सकते हो M इंटू वट G। तो काम करो स्टूडेंट, ये फोर्स मेंशन करो वेट, इसका वैल्यू भी लिख दो, W वेट इज इक्वल mg। और अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका डेफिनेशन बस इतना ही है, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वेट समझा? Yes. यस तो वेट हम लोग एक ऐसा फोर्स है जो मैकेनिक्स में बहुत कॉमनली यूज होता है। चलो, अब मैं आपको एक दूसरा फोर्स आज सिखा देता हूँ, एक और फोर्स। सर 2 मिनट पीछे करो ना, सर पीछे लेना। पीछे। देखो, कोई भी आपसे ऐसे पूछेगा नहीं कि W इक्वल mg प्रूफ करो एग्जाम में। अपने नॉलेज के लिए मैं आपको समझा दिया, आपके नॉलेज के लिए सिर्फ। तो आज के बाद एक याद रखो, वेट होता है mg के इक्वल। हो गया? यस चलो, एक और फोर्स आज डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। वन मोर फोर्स वी विल डू। नेक्स्ट फोर्स है ये, कौन सा? Tension. नाम पढ़ के टेंशन मत लेना, ऐसा लगे ऐसा बहुत डिफिकल्ट है टेंशन, ये वो कितना हॉरिबल नेम है, ऐसा मत सोचना। टेंशन है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत इजी होता है ये। टेंशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल T, ठीक है। अब टेंशन क्या होता है, ध्यान से देखो। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर बन सकता है। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, अगर आपके पास स्ट्रिंग है, या अगर आपके पास एक रोप है, स्ट्रिंग या रोप जो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ना, स्ट्रिंग या रोप, उनमें टेंशन डेवलप होता है। अब देखो टेंशन क्या होता है, ध्यान से देखो। टेल मी वन थिंग, अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग होल्ड किया है ऐसे, देखो ये देखो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को 2 एंड पॉइंट्स होती है ना, Yes. Yes. यस। एवरी स्ट्रिंग हैज 2 एंड पॉइंट्स। सपोज मैंने दोनों एंड पॉइंट्स को पकड़ के ऐसे खींचा, दोनों एंड पॉइंट्स को पकड़ के ऐसे खींचा, तो सबसे पहले पता है क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा एकदम। पहले तो स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगा, लूज नहीं रहेगा, फिर टाइट हो जाएगा। स्ट्रिंग जब टाइट होता है ना, इसको आप कॉमन लैंग्वेज में टाइट बोलते हो ना, टाइट, उसको Yes.
टाइट सकते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको टॉट कहते हैं, टॉट। ये सर स्क्रीन ब्लर पर स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है। यस यस नो सर लाइट दिख रहा है, लिखा हुआ लाइट दिख रहा है। क्लियर है अभी क्लियर है। क्लियर है। स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस ओके सी, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ध्यान से सुनो, स्ट्रिंग की दो एंड पॉइंट्स होती हैं, दोनों एंड पॉइंट्स को पकड़ के आप खींचो स्ट्रिंग को, तो आपको मालूम है सबसे पहले स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, राइट? और Yes. टाइट स्ट्रिंग को हम लोग टाउट कह सकते हैं, टाउट, TAUT कहा जाता है, टाउट। अब एक बात आओ, अभी एकदम स्ट्रिंग टाइट हो चुका है, अभी भी आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, सपोज यू आर स्टिल अप्लाइंग व्हाट, फोर्स। तो जब आप स्ट्रिंग के ऊपर अभी भी ऐसा फोर्स लगा रहे हो ना, तो इस स्ट्रिंग के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एक बात बताओ, हम लोग अभी भी इसको एंड पॉइंट्स पे देखो फोर्स लगा रहे हैं। डू यू फील आई एम ट्राइंग टू सेपरेट द एटम मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच अदर? यस 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 आपको ऐसा लग रहा है क्या मैं ऐसे जब खींच रहा हूँ स्ट्रिंग को, तो मैं एक्चुअली एटम मॉलिक्यूल जो स्ट्रिंग के अंदर है उनको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं? यस Yes. सर तो जब आप एटम मॉलिक्यूल्स को अलग करने की कोशिश करोगे ना, वो आपको अपोज करेंगे। दे डोंट लाइक दिस, वो आपको अपोज करेंगे। होता क्या है पता है, अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स है ना स्ट्रिंग के अंदर, उनके बीच में एक रीस्टोरिंग फोर्स बनता है। रीस्टोरिंग मतलब वो अपने आप को तो, अलग नहीं होना चाहते एक दूसरे से, दे पुल ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को पुल करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर देखो ऐसा एक फोर्स डेवलप होता है, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, ऐसा एक फोर्स डेवलप होता है, देखो ये फोर्स दिख रहा है, जिसको मैंने टी लिख देता हूँ, टी, ये फोर्स दिख रहा है। ये फोर्स जो है ना एक्चुअली में दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होता है, और कलेक्टिवली सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बनता है। कलेक्टिवली जो टोटल फोर्स बन रहा है उसको मैंने टी लिखा है, टी दिख रहा है? हाँ, टी इज अ कलेक्टिव फोर्स। अब ये फोर्स लगता किसके ऊपर है? ये फोर्स आपके ऊपर लगेगा बाय द स्ट्रिंग, इट विल बी एक्टिंग ऑन यू बाय द स्ट्रिंग। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है, ये कब लगता है? जब आप स्ट्रिंग को खींचते हो ना, तो ऐसे सोचो, जब आप स्ट्रिंग को खींचते हो, स्ट्रिंग उसको अपोज करता है और स्ट्रिंग फिर आपको अंदर की तरफ खींचता है। वो जो फोर्स अंदर की तरफ डेवलप होता है स्ट्रिंग के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। Tension. टेंशन देखो टेंशन के बारे में हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जस्ट एक, हाँ, टेंशन के बारे में थोड़ा सा खाली क्लियर रखो, कल इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कैन आई से टेंशन इज अ फोर्स विच इज डेवलप्ड inside